प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक ख़त सामने आया है। ये ख़त तहरीक इंसाफ की तरफ से रऊफ़ हसन साहब की तरफ से उनके बानी चेयरमैन के बिहाफ पर IMF को लिखा गया है और इस ख़त का जो मतन हमारे सामने आया है उसके मुताबिक IMF को तजवीज़ किया गया है या तंबीह की गई है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को भी जहन में रखा जाए जब आप IMF की जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दे रहे हों, तो उस वक्त आप ये जहन में रखा जाए कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। ये भी कहा गया है इस ख़त में कि हुकूमत इस वक्त जो लोग हुकूमत करने जा रहे हैं उनके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है। ये जो ख़त हमारे सामने आया है इसका मतन अगर हम देखें तो उसमें यह भी कहा गया है कि इक़्तिदार जो है वो इस वक्त असल अवामी नुमाइंदों के पास मौजूद नहीं है। यानी IMF को एक तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप सोच समझकर पाकिस्तान को अब ये फाइनेंशियल फैसिलिटी दीजिएगा। पाकिस्तान में शायद हालात इसके लिए साजगार नहीं हैं और ये बात भी अपने तौर पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान को IMF की फैसिलिटी इस वक्त नहीं मिलती या IMF का पैकेज पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस लिहाज से ये ख़त जो है तहरीक इंसाफ का ये बहुत अहमियत का हामिल है और इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ क्या पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया यह ख़त पाकिस्तान के फ़ायदे में है या पाकिस्तान के नुकसान में है। एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया है और अयाज सादिक साहब को स्पीकर नामज़द किया है। कल कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है और कल 10 बजे या 11 बजे सुबह जो इजलास होने जा रहा है इस पर अब कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल यह है कि ये इजलास सिर्फ सदर तलब कर सकते थे और जिस तरह से ये इजलास बुलाया गया है ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये डिबेट भी इस वक्त चल रही है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला महफूज किया है इलेक्शन कमीशन ने और यह फैसला है खवातीन की मखसूस नशस्तों के हवाले से, खवातीन और माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशस्तों के हवाले से क्या ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर कानूनी दलाइल आज दिए गए हैं, फैसला महफूज हो गया है। अब इस पर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आती रही हैं। आज एक जो रिमार्क्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सामने आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसमें कहा गया था कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सबरा ने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है और ख़त में 26 फरवरी को ये कहा है कि हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़े और ना ही हमें मखसूस नशस्तें चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए, तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर साहब से कहा उनको मुखातिब करते हुए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट को गलत बयानी से या गलत समझने से ताबीर किया जा रहा है क्योंकि असल जो खत लिखा गया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वो तो ये था कि जो 5% कोटा होता है खवातीन की को टिकट देने का वो हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम तो इस यहां से इलेक्शन नहीं लड़े। इसको मिस इंटरप्रेट किया या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या फिर उन्हें गलत बयानी की या उन्हें गलत फहमी हुई। बहरहाल ये खुद ही इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो ये डिबेट बहरहाल अभी तक जारी है कि मखसूस नशस्तों का क्या बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी गुफ्तगू में की हैं जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उन्होंने खिताब किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं, GDA के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब, खुश आमदीद। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं। रेहान हाशमी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और कुछ ही देर में मेहर बानो कुरैशी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रहनुमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आप कह लीजिए। मेहर बानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर आऊँ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, मैं रेहान हाशमी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। रेहान हाशमी साहब, दो ऑडियोज़ का बड़ा चर्चा है कल से। एक मुस्तफ़ा कमाल साहब की जिसको उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि हाँ ये मेरी ही ऑडियो है, मगर इसमें ऐसा क्या है कि जिसको इतना उछाला जा रहा है। दूसरी टसोरी साहब की, जो गवर्नर सिंध साहब की, वो कह रहे हैं कि जी उनकी ऑडियो के हवाले से ये तो नहीं कहा गया कि वो सही है या गलत है, आप ही बता सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट भी मैच करता है मुस्तफ़ा कमाल साहब के कंटेंट से जिसमें पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तो 100% जाली मैंडेट है। ये आपका मौक़िफ़ इस पर, इस दूसरी वाली ऑडियो पर क्या है? पहले तो ये बता दीजिए कि क्या इसको तस्लीम करते हैं कि ये टसोरी साहब ही की ऑडियो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह का आपने बताया कि ऑडियोज़ के हवाले से हमारा बयान भी जारी हो गया था
ये एमक्यूएम पाकिस्तान के इंटरनल डिबेट और डायलॉग की गुफ्तगू है जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह लीक की गई। उसमें बहुत सारी गुफ्तगू जो कि हालिया होने वाले दिनों में जो इंटरेक्टिव सेशंस थे हुकूमत साजी के हवाले से, उसका अहवाल बयान करना और उस अहवाल को बयान करने के बाद नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को जमा करके कंक्लूड करने के मामलात थे। इसी तरह गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध की भी ऑडियो उन्हीं की है, मगर उस ऑडियो में जो हमारी मालूमात है, जो हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन है, उसमें एडिट किया गया है और अपने मन पसंद जुमलों को, फिक्रों को आगे पीछे किया गया है। एमक्यूएम तो खैर उसको कर ही रही है, लेकिन हमारे लिए तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जो हालिया दिनों में जबकि एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, इसके क्या इम्पैक्ट को हासिल करने के लिए किया गया, लेट्स सी उसमें क्या होता है। ठीक है, तो रेहान हाशमी साहब, लेकिन इन ऑडियोज में जो एक इल्जाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया गया, जो नून लीग के जरिए आपके सामने आया कि जी आपका तो 100% मैंडेट जाली है, इस पर एमक्यूएम ने नून लीग के सामने इन ऑडियोज में तो कम से कम हमें मालूम होता है कोई एहतजाज नहीं किया और ये नहीं कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, बल्कि जवाब में ये कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो यहां पर ऐसी जमातें भी हैं जिनका 200% मैंडेट जाली है। यानी आप इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि आप ये मानते हैं कि अगर धांधली हुई है या सीटें बांटी गई हैं तो इसमें कुछ हमें बांटी गई हैं तो कुछ औरों को भी बांटी गई हैं। देखिए, इसका तनाजुर जहन में रखिएगा। ये ब्रीफिंग हो रही है राब्ता कमेटी के अरकान को, जो कि डिसीजन मेकिंग फोरम है, और वो डिसीजन मेकिंग फोरम को ब्रीफ किया जा रहा है कि वहां पर जो गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू, वो लड़ाई झगड़ा तो हो रहा नहीं था। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर भी बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर कोई टीवी टॉक शो भी नहीं हो रहा था। वहां पर तो आप इंटरेक्टिव सेशन कर रहे थे, वो रेसिप्रोकल जुमलों का तबादला भी हो रहा था। तो उसमें मुस्लिम लीग नून जो आपकी बात से मैं अखज़ कर पाया हूं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को जो जरूरत पड़ी कि मुस्लिम लीग से शिकायत लगाते हुए अगर उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया है, तो उसके रिस्पांस में एमक्यूएम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया। तो और ये टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ फोरम पे अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी अमूमी तौर पर जो रूरल क्वार्टर्स हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर निजी जेलों के जरिए, इस्तेहसाल के जरिए, खेतों में पानी छोड़ने के जरिए या डिप्राइव करके वोट बैंक को या वोट्स को जिस तरह प्लंडर करती है, तो उसके बारे में तो हम इससे बढ़कर चीजें करते आए। ये तो एक इंटरेक्टिव सेशन था, तो वो तो हमारा एक डायलॉग था, हमारा इंटरेक्टिव सेशन था। तो आप ये समझते चले, आप ये तो यहाँ पर कोई ऑटोक्रेटिक, आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपका जो मैंडेट है, रेहान साहब, आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो आपका मैंडेट है वो 100% से जाली, आप इत्तफाक नहीं कर सकते किसी के भी इल्जाम से, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के बारे में ये इल्जाम जरूर लगा रहे हैं कि उनका तो 200% जाली है। ये आप उनके बारे में ये समझते हैं? हम तो ये बात कहते चले आ रहे हैं ना। मैं तो आपके अभी प्रोग्राम में भी ये बात कही कि अगर रूरल एरियाज से जो रूरल क्वार्टर्स हैं वहां पर इस्तेहसाल करके, निजी जेलें बनाकर, खेतों में पानी छोड़कर, कहीं पर पानी रोककर, कहीं पर वोट का प्लंडर किया जा रहा है, तो ये तो आपका मीडिया भी दिखाता रहा है ये सब चीजें। ये इल्जाम नहीं, ये तो मीडिया की रिपोर्ट से हासिल होने वाली मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये तो और चीजें हम बताते हुए जिस तरह के पास जाता हूं, तो मैं फिर रेहान साहब, फिर मैं आपसे यह सवाल जरूर करूंगा कि आप ऐसी सियासी जमात के साथ फिर हुकूमत क्यों बनाना चाहेंगे या उनके तहादी क्यों बनना चाहेंगे जो 200% जाली मैंडेट के साथ आई हुई है? देखें, आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ एक कंसेंसस डेवलप हुआ था, इत्तफाक राय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, क्योंकि हमारा जो इश्तराक था, मुफाहमती अमल था, वो पीडीएम में आपने देखा, और उसमें बुनियादी नुक्ता यह था कि किसी तरीके से बिलखसूस सिंध के अर्बन एरियाज को, जो मिसाल के तौर पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अरबों और खरबों रुपए रकम अगर नहीं दी जा रही 8-10 सालों से, तो वो क्यों नहीं दी जा रही? उसका वाहिद इलाज ये है कि इसको मशरूत कर दिया जाए। अगर लोकल बॉडीज एम्पावर नहीं है जो कि एक आम आदमी की जरूरियात को फुलफिल कर सकता हो, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। और असेंबली में
मुफाहमती अमल के साथ साथ 2/3 मेजॉरिटी की भी जरूरत है। अच्छा, ये वो अवामिल हैं, ये वो नुकात हैं कि जिसके ऊपर जब तक कि आप हुकूमत में नहीं होंगे। और मिसाल, एक आखिरी बात कर दूं मैं कि हुकूमत में हिस्सा रखने की वजह से ही पिछले अदवार में जो तकरीबन कराची की 75 लाख के करीब आबादी थी जो गिनी नहीं गई थी, वो हम इसी बुनियाद पर काबिल हुए कि हम उसका पार्ट एंड पार्सल थे और हम जो अपना रोल अदा कर सकते थे वो रोल अदा किया। और पाकिस्तान की कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो ये कहे कि जनाब हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन लड़ रही होती है, हुकूमत में आकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों के मसाइल को हल करने की बात कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये आपका प्रिंसिपल स्टांस है, क्यों आप हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है। सायरा बानो साहबा, आप तो एहतजाज ही कर रहे हैं, आप तो कहते हैं मैंडेट चोरी हो गया। किसने चोरी किया? ये मुख्तलिफ सियासी जमातें आपकी जो हरीफ थी, शायद आपका इंतजाम उनके बारे में होगा, लेकिन आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि, और इन ऑडियोज को ध्यान में रखते हुए, कि किसका 100% जाली है, किसका 200% जाली है? सभी का जाली है। और दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में होने वाली ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, जमीर जागना, जमीर सोना, बेजमीर से बाजमीर और बाजमीर से बेजमीर को आप इतनी अहमियत देते क्यों हैं? ये टाइमिंग्स के हिसाब से चीजें आती हैं। किसी का बाजू मरोड़ना, किसी की टांग खींचना, ये करना वो करना, उस हिसाब से ये फुलझड़ियां छूटती हैं। तो मैंने तो बहुत अरसे से इन चीजों के ऊपर तवज्जो देना ही छोड़ दी है। अब ये बिल्ली थैले में से कब बाहर आएगी, अब उसका इंतजार कर लें कि ये ऑडियो क्यों लीक हुई, इनके तहफ्फुजात जो हैं हम लोगों को या आवाम को क्यों सुनाए गए, और ये आगे जो कहते हैं ना कि ये जो साजे की हंडियां हैं, अब अल्लाह करे ना टूटे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि अभी तो कल हल्फ उठाया जाएगा, जबरदस्ती का हल्फ उठाया जाएगा। सदर ममलिकत के साइन नहीं है इस असेंबली पे। सदर साहब तो कहते हैं असेंबली तो पूरी है ही नहीं, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाए और उसके बाद सारा वो। लेकिन खुदा जाने कौन सी जल्दी है, कौन से मुआहदों पे साइन करवाना है, किसको हुकूमतों का ये ताज सर पे पहनने की जल्दी है कि ये बने और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सारा हो। बाकी मैं इन चीजों को नहीं समझती, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज, लेकिन आप जो सायरा बानो साहबा, आप जो कह रहे हैं ना कि धांधली हुई है और सबका मैंडेट जाली है, इस पर एक वजाहत किया आज शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि फिर अगर ये बात है तो जो सीटें हम हारे हैं, फिर वो क्यों हारे हैं, फिर तो हमें वो भी जीत लेनी चाहिए थी। और इतने बड़े बड़े लोग हार गए, खुर्रम दस्तगीर हार गए, राना सनाउल्लाह हार गए, जावेद लतीफ हार गए। जरा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि फिर जो हम हारे हैं वो अगर सही आ रहे हैं तो फिर जीते हैं, तो फिर वो भी सही जीते हैं। सुने जरा। इलेक्शन में ऊंच नीच होती है। हमारे बाज जगहों पर हमें बड़ी कामयाबी मिली, बाज जगह हमारे जो लॉयल, बहुत मर बटने वाले नवाज शरीफ के साथी वो हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हार गए वो ठीक हारे और जो जीते वो गलत जीते। ये है वो दोगलापन। केपी में वो अगर उनकी मेजॉरिटी आई है तो क्या फिर वहां पर सारी की सारी धांधली हुई है? पंजाब में जहां पर हम जीते हैं तो वहां पर धांधली, और जहां पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। तो सायरा साहब, सवाल तो उनका ये पैदा होता है, वो कहते हैं फिर अगर हमने धांधली से जीतना था तो फिर हमने राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं जिताया, जावेद लतीफ को क्यों नहीं जिताया, जो बड़े खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली, बड़े बड़े लोग कैसे हार गए? खैर इतने बड़े लोग भी नहीं थे, मीडिया से हवा बना हुआ था। आबिद शेर अली है, ये वो आप कह रहे हैं बड़े बड़े, जैसे बहुत बड़े बुर्ज थे। बाकी बाज दफा ये होता है कि अपने बच्चे को कभी मैंने लगानी भी, किसी रिश्तेदार के बच्चे को मारना हो तो मैं 2 थप्पड़ अपने बच्चे को भी जरूर मारती हूँ ताकि कंपनसेट हो जाए कि ये देखो मुझे तो गुस्सा था, मैंने अपने बच्चे को भी 2 चांटे लगाए। और बाकी यहाँ पर जो मीन के करीब है वो आए, और जो है मीन हमजा शहबाज का या इनका ग्रुप का थोड़ी वो थी, वो साइड लाइन हो गए। शेख रोहेल असगर साहब जैसे हार गए या वो हो गया, तो ये इनकी आपस की गेम है, इसमें वो नहीं है। वो दिखाने के लिए मैंने आपको बोला तो है कि बाज दफा कहते हैं ना कि वो क्लास में एक बच्चे को करने के लिए बाकियों को प्यार करना पड़ता है, नहीं तो एक को मारने के लिए 2-3 को और भी लगानी पड़ती है। तो मैं तो इसको नहीं मानती, इसलिए कि अगर मैंने कुछ चीजें ये अमल अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मेरी आवाज में इतना दम भी ना होता मैं बात करने में। लेकिन जिस तरीके से मैनेज किया गया है, यहाँ मैं स्पेशली अपने सिंध की बात करूंगी, पंजाब और केपी में कहाँ उछल के पहुंच जाऊं, जो यहाँ पर हुआ है, यहाँ तो वो कहते हैं जैसे ट्रे में रख कर किसी ने पकड़ा दी कि ये लो, ये कोई भी तुम लोगों पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई दूसरा मुखालिफ तो हो ही नहीं तुम लोगों के सामने। अब मुझे नहीं पता कि
सिंध, कराची में कभी इनकी सीट्स होती ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी की एक सीट होती थी पटेल साहब की, वो भी अपने उसमें। आज ये कराची से भी सीट्स लेके बैठ गए। तो पीर साहब की अगर आप कॉन्फ्रेंस देख लें तो यही बात है कि एमक्यू को भी जो सीट्स मिली उसका झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं था, पीटीआई से था। सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। जो आप जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज किया था प्रोग्राम का, वो एक खत है जो IMF को लिखा गया है पीटीआई की तरफ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खत है और पाकिस्तान के मुआशी हालात के तनाजुर में तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और इस पर इसीलिए बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। मेहर बानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनके सामने और बाकी मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। रेहान हाशमी साहब, कैसे देखते हैं आप इस खत को जो IMF को लिखा गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें उन्होंने ये न सिर्फ ये कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है अवाम की सही नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, प्लस इसमें यह मुतालबा भी किया गया है कि 30% कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर ऑडिट कराया जाए कि ये सही इलेक्शन हुए या नहीं हुए। तो ये जो एक गूंज हम सुन रहे हैं, जो हम पहले भी बात कर रहे थे धांधली के हवाले से या जाली मैंडेट के हवाले से, इसकी गूंज अब तहरीक इंसाफ के इस खत के जरिए से पहुंच रही है IMF तक भी। देखें, एक चीज जहन में रखिएगा कि खान साहब जब हुकूमत पे थे, वजीर आजम थे, तो बेल आउट पैकेज भी लिए गए IMF से, और मुल्क क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में था तो उस वक्त ज़रूरत के तहत कर्ज की रकम भी बड़ी कसीर तादाद में लेनी शुरू की गई। चूंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हासिल करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था उस वक्त भी, और आज भी सूरत हाल ऐसी है कि आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद है, ट्रेड डेफिसिट मौजूद है, लोकल इंडस्ट्री जो है वो शटडाउन हुई हुई है, जहां पर आपके एनर्जी क्राइसिस हैं और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो यहां पर अहले वतन को फैसला करने का भी वक्त है कि आज आप माजी के कर्जों से जान छुड़ाने के लिए और एक फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रिलीफ लेने के लिए आपके पास मां सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वो रिलीफ पैकेज का हासिल करने के बाद आप ग्रेजुअली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर इस कर्ज से जान छुड़ाएं। आप अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, एक आता है तो दूसरी पॉलिसीज को खराब करता है, तीसरा आता है तो चौथी की पॉलिसी को खराब करता है, वो कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अभी आज का वक्त ऐसा है कि आपको पाकिस्तान का दोस्त और दुश्मन होने का फर्क महसूस हो जाएगा। आप बादल नाख्वास्ता, हमें पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये कर्ज की लानत जो हम पे मुसल्लत हो गई है, अब इससे जान छुड़ाने के लिए आपके पास मां सिवाय इसके कि शॉर्ट टर्म बेल आउट पैकेज और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर कोई आप ही के सफों में से निकलकर बैनुल अक़वामी दुनिया में आपके मुल्क को, आपके इदारों को मलाइन कर रहा है और लोगों का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क दुश्मनी नहीं कहलाएगी क्या? ये कौमी मफाद को ज़रब पहुंचाना नहीं होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि मुल्क दुश्मनी है। चलिए, मजीद ये आपका तबसरा और ये खत का कंटेंट होगा, ये ठीक है। रेहान साहब, ये दोनों चीजें मेहरबानो साहब क्यों है ये? मैं साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद जी। सही है। चलें, मैं साहबा ये बताइए कि ये जो खत लिखा गया है IMF को, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि भाई सोच समझ के इनको पैसे देना, ये लुब्बे लुबाब नहीं है, ये नहीं है, ये लुब्बे लुबाब नहीं है। इसका लुब्बे लुबाब बड़ा सिंपल है। देखिए, एक तो आपका अभी IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है जो इस महीने की, अगले महीने की 30 तारीख को मुकम्मल होगा, तो 31 दिन है जो एक प्रोग्राम को मुकम्मल होने में। उसके बाद आपने एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, और आपको मालूम है कि एक नए प्रोग्राम को नेगोशिएट करने में महीना 2 महीने तक तो लग जाते हैं। हमने हमारी पहली लाइन ही लेटर की, हमने सबसे पहले ये कहा है कि हम किसी भी लोन प्रोग्राम के दरमियान रुकावट नहीं बनना चाहते, मगर हम नहीं, बिल्कुल मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी तरह पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुके। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो असिस्टेंस दरकार है वो पाकिस्तान को दी जाए।
मगर यहाँ पर आता है और इसमें हमारे पास वक्त है। देखिए ये जो है ना इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर ये नेक नियति से आगे चले रियासत पाकिस्तान, तो आपका IMF प्रोग्राम में कोई डिले भी नहीं होगा। बुनियादी मकसद हम बुनियादी मकसद ये कह रहे हैं कि देखिए IMF का प्रोग्राम जब आता है ना, वो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होता है। सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, आपने सिर्फ पैसे वापस नहीं देने, वो आपको एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम देते हैं जिसके तहत आपको रिफॉर्म्स करने हैं। वो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ एक मुंतखब करदा हुकूमत कर सकती है। हम ये कह रहे हैं कि हमें एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो मुंतखब की गई हो, जिसको अवाम का एतमाद हो, जो ये पॉलिसीज ला सके और ये चेंजेस कर सके कि जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो कामयाब हो। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक ऑडिट होना चाहिए। हमारी नजर में पाकिस्तान में वोट का ऑडिट होना चाहिए है और एक ऐसी हुकूमत आपके सामने आनी चाहिए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। एक कमजोर हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतने बड़े फैसले नहीं कर सकती। दूसरी चीज मैं बताती चलूं, हम सबको मालूम है कि ये IMF का सबसे मुश्किल तरीन प्रोग्राम होगा। ये जो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं ये भी इस बात का इतराफ कर चुके हैं। इसके अंदर आपको ना सिर्फ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं उसके लिए बड़ी पॉलिसी डिसीजंस लेनी होंगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के लिए जो 50 सीटों पे हुकूमत आई है वो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो लेकिन आप इसी हुकूमत को तस्लीम करते हुए इसी हुकूमत में ऑपोजिशन करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, हल्फ उठाने जा रहे हैं, आप इसी हुकूमत को तस्लीम करके हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है अवाम का। हम पार्लियामान में हिस्सा बनेंगे क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत को अगर हमने आज मजबूत करना है तो हमें आज कहना होगा बस बहुत, अब शफाफियत लाने का वक्त आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान जिस नाजुक मोड़ पे आज खड़ा है ना, शायद ही इससे बदहाल कभी हालात हुए होंगे पाकिस्तान के, माशी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे। अब पाकिस्तान में और गुंजाइश नहीं बची कि हम इसको आगे वी किक दिस डाउन द रोड। लेकिन मेहरबान साहबा, ये जो इदारा है IMF जो है ये वोटों के जाली होने या असली होने को ऑडिट करने का तो इदारा नहीं है। IMF के लिए और आप ये उनसे मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि 30% सीटों पर ऑडिट किया जाए? IMF ऑडिट नहीं करेगा। ऑडिट जो है वो आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, फैफिन है, पैटर्न 38 है, उनके पास मेथोडोलॉजीज अवेलेबल हैं। हम ये नहीं बता रहे कि किसको करना चाहिए, हम कह रहे हैं इनके पास मेथोडोलॉजीज अवेलेबल हैं, आप इनसे रुजू कीजिए। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये 50 सीटों वाली हुकूमत है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला सकती, तो फिर आप सोच समझ के इनको लोन दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि 3 हफ्ते के अंदर ये ऑडिट हो सकता है। अगर आप इसको अपना मतन बना ले कि जी अभी आपके पास वक्त है, आपके पास 2 महीने हैं बिफोर अ न्यू प्रोग्राम, उसके अंदर आप ये स्टेप्स ले लीजिए। देखिए IMF की अपनी कंडीशनैलिटीज होती हैं व्हिच हैव टू डू विद गुड गवर्नेंस, ये हमेशा उन्होंने सामने रखी हैं। आपके सामने है कि किस तरह जब IMF का वफ्द आया था जून में भी उन्होंने खान साहब से तब भी मुलाकात की थी, तब उन्होंने यही कहा था कि हमने 3 स्टेजेस में अपने ये जो प्रोग्राम की आखिरी जो हैं जो हम एडिशनल प्रोग्राम दे रहे हैं उसको हम 3 स्टेजेस में हमने डिफाइन किया। एक स्टेज केयरटेकर को जाएगी, PDM हुकूमत को जाएगी, सेकंड स्टेज केयरटेकर को और तीसरी नई हुकूमत को। तो हमने इस तरह डिजाइन किया है। तो खान साहब ने तब यही पूछा था कि जी तीसरी हुकूमत तो जब इलेक्शंस होंगे तो आएंगी, तो उन्होंने कहा कि ये तभी डिसबर्स होगी जब इलेक्शंस होंगे, बर वक्त इलेक्शन से मशरूत कर दिया, शफाफ होंगे। जी किया था ना, किया था मशरूत, शफाफ इलेक्शन किया था, इलेक्शंस हो गए, बर वक्त नहीं हुए, उसमें भी डिले आया। अगर तो टाइम पर तब नवंबर की बात है जब ये मीटिंग हुई थी, अगर तो ये जून की बात है, अगर टाइम पर नवंबर में इलेक्शंस हो जाते तो शायद इतने इश्यूज ही ना होते। मगर देखिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक फंडामेंटली करेक्ट पोजीशन ले रहे हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए। आप क्या ये कह रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत ना किया जाए? आप क्या ये कह रहे हैं कि बस ठीक है ऐसे ही चलता है इस मुल्क में, डालने दो डाका इनको अवाम की मैंडेट पे? ये जो फैसले हुकूमत ने करने हैं उसका बोझ किसने उठाना है? अवाम ने उठाना है ना। जिस अवाम का मैंडेट आपने छीना हो, जिस अवाम को आपने खामोश किया हो, क्या फिर आप उनके नाम पे बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं जो वो अवाम भी एक्सेप्ट करेगी? द काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वी नीड, जिस तरह की टैरिफ हाइक्स आने वाली है, अवाम पे बहुत बड़ा शहबाज शरीफ साहब आज भी उन्होंने ये कहा, दोहराया, उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूं कि 16 महीने में मेरी सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है कि मैंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। सुनिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर मैं सायरा साहबा के सामने सवाल रखता हूं।
हमने 16 महीने, अगर मुझसे कोई पूछे कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और 13 पार्टियों की कोलिशन में अगर हमने क्या किया, तो मैं बार बार कहूंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अल्लाह ताला ने बचाया। मैं बाखुदा रोज़े क़यामत भी रब ताला की अदालत में हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान को हमने दिवालिया होने से बचा लिया, वगरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। हमने 16 महीने। सारा बानो साहब, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिवालिया होने से मुल्क को बचाया, और अब जब वो मुआशी तौर पर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, IMF को एक खत लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि जनाब ये तो मुंतखब हुकूमत ही नहीं है जिनको आप पैसे देने जा रहे हैं। आपको इसका मकसद क्या समझ आता है ये खत लिखने का? जवाब देती हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा तो ये करूंगा, यानी कि उधर पे झूठ बोलना है, उधर कौन बचाएगा, उधर पे ये झूठ बोलना है। और ये तो कह ही नहीं सकते कि इन्होंने बचाया है मुल्क को। इन्होंने तो, मैं बारहा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इन्होंने क्या IMF हो, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो या 12 करोड़ कपल हो, इन्होंने सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया कि उनकी वजह से ये सारा हुआ, तो अपने आप को तो ये निकाल दें। आप और मैं कि यहाँ नहीं रहते। अच्छा रेहान साहब, अब मामला यह है कि जाहिर है बहुत ज्यादा इन इलेक्शंस पर एतराजात तो उठे हैं, ट्राइब्यूनल्स के पास भी गए हैं, मामला अदालतों के पास भी गए हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म 45 भी लेकर फिर रहे हैं। अब आपके ख्याल में, और फिर ये चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, यहाँ पर 100% और 200% मैंडेट जाली होने और असली होने की बहस भी चल रही है। ये कैसे चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करेंगी कि हमें अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी देखना है, अवाम की जो नुमाइंदा असल हुकूमत है उसका तायुन भी अभी होना बाकी है, कैसे चीज़ें आगे चलेंगी? देखें, हम तो बचपन से सुन रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर पर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क को सलामत रखे, तो ये जमहूरियत भी चलती रहेगी। मुल्क होगा तो जमहूरियत चलेगी ना भाई, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुक्मरानियाँ चलेंगी। मसला ये है कि आपको रियासत पाकिस्तान से मसला है या हुकूमत पाकिस्तान से मसला, ये तय करना पड़ेगा। ये जहन में रखिएगा कि हम इर्तकाई मनाजिल तय कर रहे हैं। बेहतर यह है कि कौम और तमाम इंस्टीट्यूशंस बशमूल पार्लिमान ये जल्द अज जल्द लर्निंग प्रोसीजर, लर्निंग कर्व को मुकम्मल करे अपने, ताकि मजीद लॉसेस ना हो। यहां पर बुनियादी तौर पर अपनी हुक्मरानी का मसला है। कौन से ऐसे इलेक्शन हैं कि जिसमें मसाइल नहीं हुए? क्या आपको याद नहीं कि हम 4 से 5 साल 2018 के इलेक्शंस के नताइज के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अदलिया के ऊपर अपने जूते घिसते रहे हैं और उनके फैसले आज तक नहीं हुए थे? ये तो एमके में आपके सामने मिसाल है ना। आपके सामने मिसाल थी कि हमने डीलिमिटेशंस जो गैर मुनसिफाना जेरीमेंडरिंग हो रही थी सिंध में, जो वायलेशन था, उसमें हाई कोर्ट भी गए, हम ट्रिब्यूनल्स में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, और उसके बाद बादल नाख्वास्ता अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके हमने बाइकआउट किया। तो ये आपके सामने मौजूद है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम मुल्क की सलामती के दरपे हो जाएं। अच्छा चलें, आप मुल्क की सलामती के अगर दरपे नहीं हैं और हुकूमत के खिलाफ हैं और आप पार्लियामान का हिस्सा भी हैं, जीत कर भी आ गए, और आप मुल्क के इस्तेहकाम चाहते हैं, तो आप पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न तो होगा ना। 4 ऐसे नुकात होंगे जिसपे मुत्तफिक होंगे। क्या इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से फौरी तौर पर निकालना चाहिए? और फौरी तौर पर निकालने का क्या हल होगा? अपोजिशन हो, चाहे नफरत करने वाले हो, हुक्मरानी में बैठने वाले हो, हलीफ हो या हरीफ हो, इस पॉइंट पे तो तमाम लोग मुत्तफिक हो सकते हैं। अगर मुत्तफिक हो सकते हैं तो उसका तरीकाकार भी मौजूद है, उस तरीकाकार को अडॉप्ट कर लें, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह रखें, लड़ें, पार्लियामेंट मौजूद है आपके पास। लेकिन आप चूंकि मईशत के बुनियाद के ऊपर, देखिए उसकी वजह यह है ना कि मईशत आपकी मजबूत होगी तो आपका डिफेंस मजबूत होगा। क्या आपके दोनों जानिब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एक्टर्स, इंटरनेशनल एक्टर्स मौजूद नहीं है जो कि आपके सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करने के दरपे हैं? क्या आपके मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने के दरपे हैं? कि आपके दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी मौजूद नहीं है? तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप किसके आलाकार बनना चाहते हैं? आप लड़े झगड़े, जो कुछ भी करना है करें, पार्लियामेंट में लड़े, इख्तिलाफ रखें, लेकिन अब पार्लियामेंट में क्योंकि मौजूद हैं आप, और अगर मौजूद हैं तो मुल्क की सलामती के लिए बिल्कुल ठीक है। एक नुकता ये तो देखिए, सियासत मईशत पे नहीं होनी चाहिए। अल्फाज हैं ये, ठीक है, बिल्कुल सियासत मईशत पे नहीं होनी चाहिए, तब भी नहीं होनी चाहिए थे 2018 से लेके जब तक 2022 तक मईशत पे भी नहीं होनी चाहिए थी सियासत, मगर सियासत हुई मईशत पे। 3 दफा
पीडीएम की सारी जमातों ने लॉन्ग मार्चेस चलाए, किसके खिलाफ? आईएमएफ प्रोग्राम के खिलाफ। आपको याद होगा महंगाई के खिलाफ चलाए थे। नहीं जी, आईएमएफ प्रोग्राम को भी रद्द किया था। बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच है, फाड़ दो ये कागज, हम मुस्तरद करते हैं, फेंक दो इसे। इसाक डार साहब, आई डोंट केयर, ये इन्हीं के लफ्ज थे ना कि मेरे लफ्ज थे। तब इन्होंने आईएमएफ को मुस्तरद किया, ये हमें क्या कहलाता है? पीटीआई आईएमएफ, ये मुल्क को बेच आए। ये सारा बयानिया बना ना इसी चीज पे बना। तो तब मुल्क दुश्मनी नहीं थी। आज अगर हम सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो वो पता नहीं मुल्क दुश्मनी हो गई। मुल्क दुश्मनी नहीं है, इनको क्योंकि डाके डाले हुए सीटों पे बजिद बैठे रहना है तो ये इनसे दुश्मनी, मुल्क से दुश्मनी लग रही है। सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रही है कि आपके आइन को किस तरह रोंदा जा रहा है, किस तरह पामाल किया जा रहा है। पहले बर वक्त इलेक्शन ना करा के आपने आइन पामाल किया। आज आप जो आपके सामने है, नहीं देखिए, रिजर्व सीट पे आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्राइमरी लॉ। इलेक्शन एक्ट 2017 प्राइमरी लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस पे हावी है। प्राइमरी लॉ है कि नो पार्टी कैन गेट मोर देन इट्स शेयर ऑफ सीट्स। यस, आज ये उसको भी पामाल कर रहे हैं। ये पहुंच गए ईसीपी ये कहने कि जी इनकी जो सीटें हैं वो हमारे बीच में ही बांटे। तो देखिए, अगर हमने मुल्क को, अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आ सकती। ये एक बुनियादी नुक्ता है, इसको हर कोई तस्लीम करता है। आईएमएफ भी तस्लीम करती है, वर्ल्ड बैंक भी तस्लीम करता है। इसीलिए जब ये जून में आए खान साहब के पास मुलाकात करने और उनसे गुफ्तगू करने, तो हम तो हुकूमत में नहीं थे, हम तो किसी सूबे में भी हुकूमत में नहीं थे। क्यों आए? क्योंकि उनको भी पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब भी हम वही कह रहे हैं, इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई, आप इस वक्त 100 बिलियन भी पाकिस्तान को दे देना, आप पैसे को आग लगा रहे होंगे। वी मस्ट इंश्योर। नहीं तो फिर आईएमएफ प्रोग्राम आना ही नहीं चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल आना चाहिए है। क्यों आप क्यों बजिद हैं कि आपने अवाम का मैंडेट पे डाका डालना ही डालना है? डाका डल गया है, हम डाकुओं को ही बिठाएंगे और हम अवाम को ना। आप मशरूत कर रहे हैं कि पहले जो असल में जीते हैं उनको लाओ, फिर आईएमएफ को लेकर आओ, आप ये कह रहे हैं? आईएमएफ आ रहा है जी, आईएमएफ आपको प्रोग्राम दे रहा है। आपका अभी आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, उसको खत्म होने में 31 दिन बाकी हैं। उससे पहले आप नेक नियति से अवाम को उसका मैंडेट रिस्टोर कर दें ताकि वो आईएमएफ से एक ऐसी हुकूमत गुफ्तगू करे कि जिसके पास अवाम का एतमाद मैंडेट हो। चाहिए। लेकिन एक चीज अभी जो रेहान हाशमी साहब ने, सायरा बानो साहबा कही है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन है जिसके बाद ये शोर नहीं मचा कि ये जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हैं, ये हमारे वोटों को चोरी करके हुकूमत बनी है। लेकिन चीजें मूव ऑन करती हैं, आईएमएफ भी आता है, मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक भी आता है, और चीजें भी आती हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, आपकी जंग, आपकी कानूनी जंग जारी रहती है, लेकिन आपका मुल्क भी, उसके जो मामला था वो भी आगे बढ़ते हैं, चीजें रुक नहीं जाती। ये स्ट्रैटेजी क्या सही है? इस बात को मशरूत करना कि आईएमएफ का प्रोग्राम तभी आए जब सही हुकूमत जो है वो इक़्तिदार संभाले? जी बिल्कुल, मैं तो उससे पहले भी यही बात कर रही थी कि अगर कोई आपके कारोबार में आपको कोई धोखा देकर जाता है, आपका मुलाजिम, तो आप अखबार में इश्तिहार देते हैं कि इससे लेन देन वाला खुद जिम्मेदार होगा। जब अपने घर की इतनी परवाह है। और दूसरा, इन्होंने कहा कौन से इलेक्शन, बिल्कुल सही। मैं तो फातिमा जिन्ना साहिबा के इलेक्शन से शुरू करूंगी कि तब से इलेक्शन, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं देखा। जोड़ तोड़ होती है और जोड़ तोड़ भी यही पार्टी करती हैं। ये जो इक़्तिदार में है, हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने स्टार्ट की थी। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं मेहरबानो कुरैशी उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि आप तहकीकात करवाएं, हमें तो भरोसा नहीं है। और बाकी जो उससे पहले रेहान साहब ने कहा कि प्रोग्राम में ये जो उसमें जो पावर कंपनी का जिक्र किया, पावर कंपनी मैंने तो नहीं लगाई, पावर कंपनी असदुल्ला खान साहब आपने तो नहीं, अवाम ने तो नहीं कहा। यही दो पार्टियां जो लूट लाट के इस मुल्क को इक़्तिदार में बैठी हुई है, इन्हीं के लगाए हुए कारखाने हैं। तो अगर कोई मुल्क से मुखलिस है तो उसको देखिए, उसका बोझ आप और मैं क्यों ढोएं? चलिए, बिल्कुल सही है कि इन चोरों डाकुओं की हुकूमत, आई एम सॉरी मैं ये लफ्ज। ठीक है, चलिए सायरा साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आगे रिजर्व सीट्स का मामला जो है ये पेचीदा होता जा रहा है। इसमें अब अगरचे फैसला महफूज हो गया है, लेकिन जो सियासी जमातें इसकी दावेदार बन के सामने आई हैं कि जी हमें दे दीजिए ये रिजर्व सीट्स, वो किस बुनियाद पर दावेदार बन के सामने आई हैं? रेहान हाशमी साहब से मैं पूछता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रेहान हाशमी साहब, ये रिजर्व सीट्स का मामला, इस पर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन एक फैसला महफूज किया, हमें नहीं पता वो क्या फैसला आएगा, लेकिन ये बात दिलचस्प है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें बशमूल MQM वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांग रही है इन्हें मत दीजिए, ये हम में बांट दीजिए। आप कैसे दावेदार हो सकते हैं इन सीटों के? मेरा नहीं ख्याल कि MQM की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है। उसकी वजह यह कि कानूनी मामला है और ये कानूनी मामला इलेक्शन कमीशन ने अपने रिमार्क्स में भी गालिबन जो रिवील करेगा उसमें भी वाजे होगा उनका। MQM इलेक्शन कमीशन के पास बाज़ाब्ता तौर पर गई हुई है रेहान साहब ये दरखास्त लेकर। इलेक्शन कमीशन में हम अपने इश्यूज के हवाले से नहीं, इस हवाले से हमने कोई बात नहीं की जो मेरी मालूमात है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास हमारी रिजर्व सीट्स मौजूद हैं, हमारे पास हमारी अपनी सीट्स मौजूद हैं और जहां तक इनका ताल्लुक है तो इलेक्शन कमीशन ने एक इस पर ऑब्जर्वेशन दी है और वो ये कि पोस्ट सक्सेसफुल होने के बाद, पोस्ट इलेक्शन के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने कम्पीट नहीं किया था। अब देखें, मुझे नहीं मालूम कि क्या इनके नताइज आएंगे क्योंकि अब रिजर्व तो कर लिया इन्होंने डिसीजन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। कानून की पासदारी नहीं होगी, अगर इनका हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के हवाले से ही तो इनको मिलना चाहिए। बसूरत दीगर इनको भी पीछे होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को। आपकी वैसे राय क्या है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए? आप कैटेगोरिकली ये समझते हैं? देखिए, मैं इसमें फर्द वाहिद की या ग्रुप की या पॉलिटिकल पार्टीज की राय नहीं है इसमें अहमियत की हामिल। इसमें जो अहमियत है वो ये है कि क्या ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है पहले, अगर ये मौजूद है कि इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ने के बाद किसी पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो वो क्या वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी इंटाइटल्ड हो सकती है या नहीं हो सकती? एक प्रेसिडेंट मौजूद होगा इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है कि जब प्रेसिडेंट अगर मौजूद है तो आपके पास जुडिशरी का रास्ता खुला हुआ है, ट्रिब्यूनल फैसला जो करेगा आपके पास कानूनी आईनी रास्ता मौजूद है। हाँ चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि मेरा सवाल बुनियादी तौर पर तो ये है कि बाकी सियासी जमातें कैसे मांग रही हैं। आप कह रहे हैं आपके इल्म में नहीं है, MQM ने मांगा है, चले आपके इल्म में नहीं है, लेकिन आपके इल्म में ये तो होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी तो ऑन एयर आकर बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा है कि जी हमें दे दीजिए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रेहान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर दूं 7 सीटें JUI ने जीती हैं और अगर PTI की उनको बांट दी जाए तो उनके हिस्से में मजीद 10 रिजर्व सीटें आ जाएंगी, यानी अपनी जीती हुई से भी ज्यादा सीटें उनको मिल जाएंगी मखसूस। मेरे भाई पीपल्स पार्टी की 4 हैं, उनको 6 मजीद मिल जाएंगी, तो ये गैर मंतकी सी बात हो जाएगी। जी जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के ख्वाहिश के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूं, हालांकि जाहिरी तौर पर तो यही होगा ना, क्योंकि वो अपोनेंट है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो तो चाहेंगे कि उनके जो मुखालिफ पार्टी है उसको सीट्स ना मिले, वो सीटों से महरूम हो, चाहे वो उसका जायज हक भी क्यों ना हो। तो ये कैसे हो सकता है? सही, तो वो तो यकीनी तौर पे चाहेंगे कि ना हो, क्योंकि कानून और आइन कोई मायने नहीं रखता ना। ये कोई बच्चों का खेल है, यहाँ पे लूडो खेली जा रही है, किसकी गोटी अंदर जाए या किसकी गोटी बाहर रह जाए। देखिए, बात सिर्फ सिंपल है, हर जमात को, हम सियासी जमातें हैं, हम जमहूरी सियासी जमातें हैं, और हर पाकिस्तानी को आईने पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए। आईने पाकिस्तान वाज़े है, किसी जमात को उसकी प्रोपोर्शन है विन की सीटों की, उससे ज़्यादा बढ़ के रिजर्व सीट नहीं मिल सकती, ना ही आप पार्लियामान को इनकम्प्लीट छोड़ सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट है 2017 की सेक्शन 104 वो डिफिशिएंट है, वो कंप्लीट नहीं है। वो ये नहीं बताता कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है। वो कहता है अगर जैसे प्रेसिडेंट है ना, आपने एक लिस्ट दे दी, 0 की आपकी सीटें आ गई तो क्या मतलब है आपको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, या आपने 10 की लिस्ट दी थी मगर आपकी 20 बनती हैं तो वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये एग्जांपल तो मौजूद है ना कि अगर आपने छोटी लिस्ट दी हुई है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने दी ही नहीं है, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है कि अगर आप दी ही नहीं है तो नहीं हो सकता, अगर आपकी इतनी भारी बन गई। मगर ये जरूर लिखा है आर्टिकल 51 में कि आपको ना पार्लियामान इनकम्प्लीट रह सकती है, ना आपको अपने प्रोपोर्शन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो इनको ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। अल्टीमेटली ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर होगा। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, आपने हर चीज सुप्रीम कोर्ट में लेके जानी है, आप ले जाइए, मगर
अगर आप लेकर जाएंगे शायद इसको? नहीं, हम तो अगर आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है तो आप जाएंगे? 100% लेकर जाएंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, उन पे ऑलरेडी बहुत बड़े इल्जाम लगे हुए हैं, उनका किरदार थोड़ा मशकूक रहा है। बेहतर यही होगा कि वो इस वक्त वो फैसले करें जो आईने पाकिस्तान कहता है। समटाइम्स वी हैव टू डिड्यूस, समटाइम्स द लॉ इज नॉट अपैरेंट, इट इज नॉट वेरी क्लियर, पर हमें स्पिरिट समझ आती है लॉ की। तो स्पिरिट को, जमहूरियत की स्पिरिट को और आइन की स्पिरिट को सबसे ऊपर रखें और फिर अपने फैसले करें। जी सायरा बानो साहबा, क्या होगा इन रिजर्व सीट्स का? बस क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, अपनी मंशा के मुताबिक होते हैं, अगर उनको सूट करता है और कि फिर उसके बाद फैसला हो जाएगा। आइन तो है ही नहीं, देखिए वो तो पामाल हो चुका है। मैं तो फातिहा भी पढ़ चुकी हूँ, और जिस तरीके से एक जमात से इलेक्शन से पहले निशान लिया गया, तो मैं नहीं समझती कि उनको ये सहूलत फराहम की जाएगी। वो नेटवर्क में होता है ना कि ये सहूलत आपके लिए। चलिए, ये तो अंदाजे हैं ना, ये तो गैस वाक़ है, लेकिन अगर जाहिर है अगर फैसला पीटीआई के ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में नहीं आता तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। और इससे शायद सायरा साहबा अभी जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उस पर तो असरअंदाज नहीं होगा, ये सेनेट में जाके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, तो वो इम्पोर्टेंट भी उनके लिए वही है। यहाँ पर तो जिस तरीके से आ गए हैं या जैसे वो होगा, मैं नहीं समझती कुछ होगा। आपके सामने अब आप इतने अरसे से सारा कुछ देख रहे हैं, कोई भी वो कहते हैं ना ऊंट है ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, आपको कोई चीज भी होती नजर आती है? मैं तो नहीं समझती। इवन यहाँ पर हम लोगों का भी एहतजाज चल रहा है, लेकिन मैं आपस की बात बता रही हूँ कि दिल में मुझे एक वो कहते हैं ना कि बहुत दुखी सी हंसी हंसती हूँ मैं कि ये किसके कान पे जू रेंगेगी, भैंस के आगे बीन बजाना। और वैसे आपने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा, लेकिन हमारे तो चीफ साहब ना अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं कि बाकी सियासी जमातें जो मांग रही हैं, और रेहान हाशमी साहब कह रहे थे कि उनके इल्म में नहीं है या वो समझते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के पास गई है, फरूक नसीम साहब पेश हुए हैं उसमें, और उन्होंने कहा है कि हमें भी दीजिए जनाब, ये जो सब में बांट रहे हैं हमारा हिस्सा भी बनता है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें हैं उसमें। अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।